Hello everyone, my name is Gaurav Popli and welcome to my YouTube channel Pratham Popli Coaching Center. Today we are discussing the cost and management accounting introduction. Introduction of accounting. Accounting involves collection, recording, classification and presentation of financial data. The word accounting can be classified into three categories. Means कि जब आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स आता है आप उन्हें कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट करने के बाद सिस्टम के अंदर आप उन्हें कैप्चर करते हैं, कैप्चर करने के बाद सिस्टम ऑटोमेटिकली जो भी आपने सॉफ्टवेयर डाल रखा है, टैली है, ईआरपी है, एसएपी है या जीएफएस है, ओरेकल जो भी है वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर सब लेजर्स बने होते हैं उनके अंदर वो ऑटोमेटिकली फ्लो करती हैं। जैसे कि परचेज अकाउंट डेबिट टू वेंडर, तो वेंडर जो है सन्ड्री क्रेडिटर्स में चला जाएगा ऑटोमेटिकली, और जो परचेज अकाउंट है आपका परचेज अकाउंट में चला जाएगा। ठीक है, ऐसी एक्सपेंस टू वेंडर। ठीक है, प्रेजेंटेशन जब आप क्लासिफिकेशन हो जाती है उसके बाद जो है डेटा ऑटोमेटिकली पीएनएल में चला जाता है, पीएनएल से आपका वो बैलेंस शीट में होता है। ठीक है, अकाउंटिंग को थ्री पार्ट में क्लासिफाइड करा गया। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो भी मैं आपको बता रहा, जो भी डे टू डे की ट्रांजैक्शन है हमारी सारी की सारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आती है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम क्या होता है कि जो हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग करी है उसका जो डेटा है उसे कलेक्ट करना, इंटरप्रेट करना और प्रेजेंटिंग फॉर्म में करना, ताकि जो मैनेजमेंट है अपने डिसीजन ले सकते। डिसीजन कैसे, जैसे कि उनको कोई फ्यूचर में प्लांट लगाना है उसके लिए आप वो फाइनेंशियल साउंड है या नहीं है, आज की पोजीशन क्या है, आज की पोजीशन में क्या सिस्टम और जो बिज़नेस कर हम कर रहे हैं वो प्रॉफिट दे भी रहा है या नहीं दे रहा। कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब ही आपको पता चल रहा है कि वो कॉस्ट से रेफर है, जो कि प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है उसकी अकाउंटिंग है, कितना मटेरियल आया, लेबर कॉस्ट क्या थी, उसकी डिटेल्स है वो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है वाई वी नीड द मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रेटजी, जब डेटा फाइनेंशियल अकाउंटिंग से मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए लिया जाता है, डेटा आता है उसे इंटरप्रेट करते हैं, फिर उसको प्रेजेंटेशन मोड में लाते हैं और फिर मैनेजमेंट को प्रेजेंट करते हैं। तो उसका क्या बेनिफिट है, फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रेटजी, कि फ्यूचर में हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी। आज जो हमने सेल करी है या हमारी उसकी कॉस्ट आ रही है वो दोनों आपस में हमारे को प्रॉफिट जनरेट करके दे रही है या नहीं दे रही। ऐसा तो नहीं कि कॉस्ट इंक्रीज है और हमारी जो है रेवेन्यू कम हो रही है और ऑटोमेटिकली कॉस्ट बढ़ती जा रही है क्योंकि कंपटीशन लेवल की वजह से। ठीक है, तो उसके बेसिस पे जो है मैनेजमेंट स्ट्रेटजी अपनाती है कि फ्यूचर में हमें क्या स्ट्रेटजी लानी है, कोई हमें न्यू प्रोडक्ट लॉन्च भी करना है या फिर हमें ओल्ड प्रोडक्ट पे लाना है या उसकी कॉस्टिंग कैसे कम करनी है, इसके बारे में प्लानिंग एंड कंट्रोल एक्टिविटीज़। जैसे हमारी फॉर्म स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंट हो जाती है तो उसके बाद प्लानिंग करते हैं कि उस स्ट्रेटजी को कैसे अचीव करा जाए, और उसके लिए हम प्लान करते हैं, उसके लिए ऑलरेडी कंट्रोल एक्टिविटीज़ को करते हैं। जैसे कि हमने एक प्लान किया कि हम फ्यूचर में एक प्लांट लगा, ये एक प्रोडक्ट डेवलप करेंगे। ठीक है, प्रोडक्ट को लीड करेगा एक एसबीओ, उसके नीचे बी होंगे। ठीक है, और उसके नीचे डायरेक्टर्स होंगे, डायरेक्टर्स के नीचे मैनेजर्स होंगे, मैनेजर्स के नीचे उसकी टीम होगी। तो डिसीजन टेकिंग, जैसे डेटा मैनेजमेंट के पास आता है वो चेक करता है कि डेटा जो है फ्रूटफुल है या नहीं है, इसमें हमारे को प्रॉफिट हो रहा है या करंट पोजीशन में प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा, फ्यूचर में क्या हमें क्या करना चाहिए। तो उसके लिए बेसिकली वो डिसीजन लेते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि अगर जैसे कंपटीशन है आजकल जो है वर्ल्ड कंपटीशन चल रहा है, ग्लोबली कंपटीशन हो रहा है, तो उसमें क्या कर रहे हैं कि जो कॉस्ट है प्रोडक्ट की उसको कम करने पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, ताकि और जो कॉस्ट जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है उसको इंक्रीज़ करें। तो मेजॉरिटी क्या है, मेजॉरिटी ये है कि मिनिमाइज़ करें कॉस्ट को और प्रॉफिट को इंक्रीज़ करें, लेकिन जो कंज्यूमर है वो सेटिस्फाई होना चाहिए आपके प्रोडक्ट से, अदरवाइज़ वो नहीं परचेज़ करेगा। तो ये सब ये क्या है, डिसीजन टेकिंग कहते हैं। ऑप्टिमाइज यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि जो भी हमारे प्रोडक्ट्स की कॉस्टिंग है या हमारा प्रोडक्ट है वो मिनिमम कॉस्ट में मार्केट में रिलायबल होना चाहिए। रिलायबल का मीन्स यहाँ ये है कि जो हमने प्रोडक्ट लॉन्च करा कस्टमर क्या उसको एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। तो हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं जो वो लिमिटेड हैं, जो हमारे पास रॉ मटेरियल्स है वो लिमिटेड है, तो उस मटेरियल्स को इस तरीके से यूज़ करना है कि जो हमारा जो फ्यूचर में हमारा कस्टमर है, कस्टमर उससे सेटिस्फाई है। फॉर एग्जांपल के लिए बेलिनो लॉन्च हुई थी, अब न्यू बेलिनो लॉन्च हुई है, उसके अंदर एक ऑटोमेटिक फीचर आया है, जिस फीचर्स के अंदर क्या है, जैसे ही आप रेड लाइट पे रोकेंगे ऑटोमेटिकली वो बंद हो जाएगी, और जैसे ही आप उस पर क्लच पे पैर रखेंगे तो ऑटोमेटिकली वो स्टार्ट हो जाएगी। तो क्या हुआ, इससे फ्यूल भी बचेगा। ठीक है, कस्टमर सेटिस्फाई होगा कि ऑटोमेटिकली सिस्टम काम कर रहा है, मुझे कुछ करना ही है। जैसे मैंने गाड़ी न्यूट्रल करी ऑटोमेटिकली बंद हो गई। तो क्या है,
कि जो रिसोर्सेज हैं हम उनको ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन करें। डिस्क्लोजर टू शेयर होल्डर एंड अदर एक्सटर्नल टू द एंटिटी। जो डेटा तैयार होता है, प्रेजेंट होता है, वो डेटा शेयर होल्डर्स के पास जाता है। हमारे जो इन्वेस्टर्स होते हैं जिन्होंने हमारे लिए पैसा इन्वेस्ट करा कैंडिडेट्स में, उनके लिए रहता है। सिंडिकेटर्स के लिए भी ये डेटा तैयार प्रिपेयर होता है। डिस्क्लोजर टू एम्प्लॉय, जो भी डिसीजन, जो भी स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंट होती है उसके बाद उसको एम्प्लॉय को भी डिस्क्लोज करना है कि हाँ भाई हमने ये स्ट्रेटजी अपनाई है, हमने ये प्रोडक्ट लॉन्च करना है, इसमें पर्टिकुलर टीम्स, पर्टिकुलर आपका सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट क्या है? ईच एंड एवरीथिंग। लाइक जो प्रोडक्शन टीम है उनको जो है अच्छे से अच्छा परफॉर्म करना है ताकि उनकी वेस्टेज कम हो सके, और जो रिसोर्सेज हैं उनको ऑप्टिमाइजली यूज़ करें ताकि जो है अधिक से अधिक प्रोडक्शन हो सके। ठीक है, तो ये चीज़ है। सेफ गार्डिंग ऑफ एसेट, मैनेजमेंट का सबसे बड़ा जो बेसिक इम्पोर्टेंस है या अकाउंटिंग का है, वो ये है कि अपनी जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, जो उनकी एसेट है उनको सेव करना ताकि फ्यूचर में आगे उनसे रेवेन्यू अर्न कर सकें। Objective of management accounting: provide the management accounting question as a statistical data for use in planning and control decision making। मैंने आपको ऑलरेडी इसके बारे में बता चुके हैं कि जो डेटा फाइनेंशियल अकाउंटिंग से आता है और कॉस्ट अकाउंटिंग से आता है, उस डेटा को ये इंटरप्रेट करते हैं, स्टैटिकल में, ग्राफ में डालते हैं, प्रेजेंटेशन मोड में डालते हैं ताकि जो है मैनेजमेंट इसको प्लानिंग कर सके कि हमें जैसे कोई प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करना है या नहीं करना। Computing, presenting to the management the financial result of alternate course of action to decide the best alternative। ये भी ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कि अगर प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ रही है, मार्केट में वो रिलायबल नहीं है, तो किस तरीके से उसको मार्केट में रिलायबल कराना है और उसकी कॉस्ट कम करनी है, ये सब है। ट्रांसलेट द मैनेजमेंट प्लान कवरिंग ऑल फाइनेंशियल एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस। ये भी ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कि मैनेजमेंट के जो प्लान्स है फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ के लिए, हर कंपनी का मेन मोटिव यही होता है कि पैसा अर्न करना। ठीक है, तो इसमें यही मैनेजमेंट अकाउंटिंग का यही है कि हमें फ्यूचर में कैसे फंड्स जनरेट करने हैं उसके लिए है। वेरीफाइंग द फिगर फॉर बिजनेस एक्टिविटी टू जज द कंसिस्टेंसी एंड प्रैक्टिकल फॉर नीड रिवाइजेशन ऑफ प्लान। ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है, यही भी प्रोडक्ट वाला का ही है कि आपने प्रोडक्ट लॉन्च करा मार्केट में, आपने चेक करा कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, क्या वो एंड यूज़र कस्टमर के लिए रिलायबल है या नहीं है, नहीं है तो क्यों नहीं है, तो उसके अगर नहीं है तो उसके लिए करेक्टिव डिसीजन लेना और उसको मार्केट में दोबारा लॉन्च करना। फाइनेंशियल इंटरप्रिटेशन ऑफ प्लान टू पिन पॉइंट द इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैंने अभी आपको ऑलरेडी बता रखा है। जैसी प्लान बन जाता है उसके बाद जो है डेलीगेशन हो जाती है। जैसे पहले एक एसबी बनाते हैं, स्टैटिक बिजनेस यूनिट, उसके नीचे छोटे छोटे बिजनेस यूनिट बनाते हैं। बिजनेस यूनिट्स की एक ओनरशिप होती है, ओनरशिप की या वीपी के पास होती है, उनके नीचे डायरेक्टर्स होते हैं, डायरेक्टर्स के नीचे मैनेजर होते हैं। ईच पॉइंट ऑफ लेवल पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि टीम लेवल पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैनेजर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उससे ऊपर डायरेक्टर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वीपी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेजरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस अगेंस्ट द स्टैंडर्ड एंड रिपोर्टिंग द रिजल्ट ऑफ द ऑपरेशन टू द अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ मैनेजमेंट। मीन्स कि जो हमने मैनेजमेंट डेटा को चेक करके जो हमने प्लान किया था और जो एक्चुअल में प्लान करने के बाद जो हमने एक्चुअल्स का खर्चा करे, उनको आपस में एनालाइज करना कि हमने एक्सपेक्ट करी थी 100 मिलियंस की रेवेन्यू, तो क्या वो 100 मिलियंस की रेवेन्यू हुई है, नहीं हुई तो क्यों, या हुई ज़्यादा हुई है तो बहुत अच्छी बात है, आगे इसको कैसे एक्सपेंड करना है। ऐसी कोस्ट का है कि हमने एक्सपेक्ट किया था कि 70 मिलियन खर्चा आएगा, आया 5 मिलियन, क्यों एक्स्ट्रा है, उसका रीज़न चाहिए। क्या हमने कुछ एडिशनल फिक्स एसेट परचेज़ किया है या हमारा कुछ अलग से कुछ हमने ने मशीनरी इंस्टॉल करी है या हमने कुछ मार्केट से सब्सक्रिप्शन लिया या हमने कुछ नया प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए एडवर्टाइजमेंट दिया, सब चीज़ को उसमें होगा, या प्रोडक्ट की कॉस्ट इंक्रीज हुई है, रॉ मटेरियल पीछे से महंगा हुआ, ईच एंड एवरीथिंग जो है आपका इस पॉइंट में कवर्ड होगा। मेजरिंग एंड रिपोर्टिंग ऑन इफेक्टिव ऑफ द एंटरप्राइजेस, ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है आपके साथ कि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का डेटा प्रेजेंट करने के बाद आपका शेयर होल्डर्स को, इन्वेस्टर्स को और आपके अदर्स एम्प्लॉयज़ को सबके पास जाता है। अब है रोल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन मैनेजमेंट प्रोसेस, हम इसे फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट भी कहते हैं। सबसे पहले है प्लानिंग। सबसे पहले क्या करते हैं, हम प्लान करते हैं कि हमें फ्यूचर में एक प्रोडक्ट लॉन्च करना है। उसके लिए क्या है, हमारे को जितना भी डेटा है और जितना भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन है सब कलेक्ट करके हम प्लान करते हैं कि हमने इतने मिलियन या इतने मिलियन एक्सपेक्ट करें कि हम खर्चा करेंगे, उसके अगेंस्ट में इतनी रेवेन्यू जनरेट करें, तो हमारा ये प्लानिंग है।
ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग यहाँ पर ये है कि हमने कितना पैसा जो हमने डालना है, पैसा वो कहाँ से ऑर्गेनाइज होएगा, जो हमने प्रोडक्ट लॉन्च करना है उसके लिए मशीनरी कहाँ से आएंगी, कौन सी टीम को हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है, कौन सा पर्सन लीड करेगा, ये सब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आता है। कंट्रोलिंग में ये आता है कि ईच एंड एवरी स्टेज लाइक SBO, BO, VP, डायरेक्टर, मैनेजर, टीम, इन सबको कंट्रोल करना। ठीक है। डिसीजन मेकिंग का वही है कि आपने कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च करना है मार्केट में और कब करना है। स्टाफिंग का मतलब वही है कि SBO के नीचे डायरेक्टर के नीचे मैनेजर के नीचे टीम। ये मैनेजमेंट फंक्शन के रीज़न क्या है कि जब आप पैसे इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपको मार्केट माइंड में है कि आपने पैसा इन्वेस्ट करना है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप एक प्रोडक्ट को सोचेंगे कि हमने ये प्रोडक्ट जो है मार्केट में लॉन्च करना है। ठीक है, उसके लिए हमें क्या चाहिए, फंड्स चाहिए। इसके लिए फंड्स ऑर्गेनाइज करेंगे, जो भी आपको मशीनरीज है, रॉ मटेरियल्स है, सब ऑर्गेनाइज करेंगे। फिर जो एक्टिविटीज़ है उनको कंट्रोल करेंगे, ताकि जो है कोई ऐसा तो नहीं है कि हमारा एक्सेस यूज़ हो रहा हो या हमारा जो ऑप्टिमल रिसोर्स है वो यूज़ नहीं हो के एक्सेसली यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद डिसीजन मेकिंग करने की कि हमने प्रोडक्ट्स कहाँ पे लॉन्च करना है, ग्लोबल मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में, उसके अकॉर्डिंग हमने स्टाफ को रिक्रूट कर देना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देनी है। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग मीन्स स्टोर हाउस ऑफ रिलायबल डेटा। फर्स्ट पॉइंट है स्टोर हाउस ऑफ रिलायबल डेटा का मीनिंग क्या है कि जो हमारे को डेटा रिसीव होता है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग्स होता है, जो हमारे इंटरनली जो अपने भी सॉफ्टवेयर है, चाहे ERP है, ओरेकल है, SAP है, टैली है, उनसे डेटा है। मॉडिफिकेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, उस डेटा को मॉडिफाई करना, स्टैटिकल एनालिसिस करने के बाद प्रेजेंटिंग मोड में मैनेजमेंट के पास देना, जिससे वो मैनेजमेंट डिसीजन ले सके कि फ्यूचर में हमें क्या करना है। कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन, जब ये डेटा प्रेजेंट होता है तो उसके बाद हर एक डिपार्टमेंट से कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है कि जो हम ये डेटा दे रहे हैं वो ठीक है या नहीं है। फाइनेंशियल एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, यहाँ पे ये वाला हमारा पॉइंट आएगा जहाँ पे हम परफॉर्मेंस एनालिसिस कर रहे थे कि हमारे जो एक्चुअल वर्सेस बजटेड या स्टैंडर्ड वर्सेस एक्चुअल में क्या एनालिसिस था उसके बारे में। कंट्रोल का मीनिंग यहाँ पर ये है कि इन केस अगर कोई हमारे को जो हमने डेटा प्रेजेंट करने के बाद जो हमें एनालाइज करने में जो हमारे को पता चला कि इसकी कॉस्ट इंक्रीज़ हो रही है या मार्केट में प्रोडक्ट रिलायबल नहीं हो पा रहा, कस्टमर्स को लाइक नहीं कर रहा, तो वो चीज़ इसके अंदर कवर्ड होंगी। तो उस चीज़ को करेक्टिव डिसीजन लेके उसको कंट्रोल करना है। सप्लाइंग द इंफॉर्मेशन टू वेरियस लेवल ऑफ मैनेजमेंट, जब टॉप से डाउन का ये फॉर्मेट आता है कि जब कोई डिसीजन लिया जाता है तो इन्फॉर्मेशन कहाँ से जाती है, और टॉप से SBO से BO, पहले क्या होता है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से SBO से BO से डायरेक्टर से सीनियर मैनेजर से मैनेजर से टू ये। ठीक है। नेक्स्ट है लिमिटेशन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। जहाँ हमने इतना बेनिफिट्स देखा, जहाँ हमने इतना उनका फंक्शंस देखे, अब हमारे जो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग की लिमिटेशंस भी है। एक्यूरेसी इज़ नॉट इंश्योर्ड, इट मीन्स कि डेटा जो है वो अगर ढंग से प्रिपेयर नहीं किया गया, जो इनपुट है डेटा का, अगर वो जो अकाउंटिंग है ढंग से नहीं करी गई तो वो जो एक्यूरेसी है वो सेटिस्फाइड नहीं होगी, जिससे जो है हमारी प्लानिंग सब फेल हो जाएगी। ए टूल इन द हैंड ऑफ मैनेजमेंट, जाहिर सी बात है मैनेजमेंट अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग की तरह तो नहीं है कि जो हमारे को कोई स्टैंडर्ड को फॉलो करे। ठीक है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है, वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग से ये है कि जो हमारा फाइनेंशियल डेटा आता है उसको इंटरप्रेट करना है और मॉडिफिकेशन करना है। कई बार मॉडिफिकेशन करने के चक्कर में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं जो हमारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में नहीं होती, तो वो सब कुछ मैनेजमेंट के हाथ में होता है कि अगर जैसे डेटा प्रेजेंट करें कि हमें सेल्स अगर हमारी फेक सेल डाल दी या फेक परचेज दिखा दी या फेक कैपिटलाइजेशन दिखा दिया, तो बहुत कुछ डिपेंड करता है मैनेजमेंट पे। स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि स्ट्रेंथ है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिसीजन लेने में हेल्प करती है, फ्यूचर में क्या एक्सपेक्टेशन है उसके अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं या नहीं है, पाथ हमारा जो बिजनेस पाथ है वो ठीक है या नहीं है। वीकनेस के अंदर ये काउंट हो जाता है कि जैसे अभी मैनेजमेंट के हाथों में ही है कि वो किस तरीके से इंटरप्रेट कर दिया, हो सकता है वो रॉन्ग इंटरप्रेशन कर दे, जिसकी वजह से जो है आपका जितना भी आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो गलत। तो कॉस्टली अफेयर
डेफिनेटली मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए आपको एक जो है टीम अलग से हायर करनी पड़ेगी, जो उसकी कॉस्ट है, जो उसका डॉक्यूमेंटेशन है, या फिर उनका जो भी सॉफ्टवेयर्स हैं उनकी सबकी कॉस्ट एक्स्ट्रा आती है। ठीक है। लैक ऑफ नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लैक ऑफ नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग इट मीन्स कि जहाँ पर अगर जो बंदा डेटा प्रेजेंट कर रहा है, अगर उनके पास नॉलेज की या अंडरस्टैंडिंग की कमी है, या वो टेक्निकल साउंड नहीं है, तो उस केस में जो भी प्रेजेंटेशन है वो सब की सब गलत हो जाएगी और गलत डिसीजन लिया जाएगा। इवोल्यूशनरी स्टेज ऑलरेडी डिस्कस है, साइकोलॉजिकल असिस्टेंस ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ आपके साथ में। थैंक यू एवरीवन। If you like my video, please subscribe and share to the everyone. Thank you so much.